श्री गणगणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, जिनके स्वामी भोलेनाथ, सोमनाथ तथा चंद्रदेव की आराधना कर, माँ दुर्गे की स्तुति कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह नित्य प्रस्तुत हुआ करता है और इसके पहले भाग का लघु रूप हम अलग से भी प्रस्तुत करते आए हैं, जो आपके सुझावों के अनुरूप है। प्रस्तुति में डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं और होते हैं वो दृक पंचांग से दिए जाते हैं। छवि, ध्वनि और जन्म तिथि से संबंधित डेटा गूगल से लिए जाते हैं और यह प्रस्तुति आप तक YouTube के सौजन्य से हम प्रस्तुत करने में सफल हो पा रहे हैं। हमारी प्रस्तुति पंचांग जिस तरह से 5 अंक के पंचांग के 5 अंक होते हैं, उसी तरह इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम लघु पंचांग अलग से प्रस्तुत करते रहे। दूसरा भाग नक्षत्र से संबंधित है, जिसे ताराबलन कहा जाता है। यह चंद्रमा जन्म कुंडली में स्थायी रूप से जिस नक्षत्र में है और आज जिस नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं, उसके अनुसार कैसा फल होगा, संकेत कैसे मिल रहा है, वह इससे हम जानते हैं। यह मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जो जातक के पूरे भविष्य काल के में, पूरे जीवन काल में ग्रह कैसे फल देंगे, दशा महादशा का फल कैसा होगा, कुंडली में बैठे ग्रह कैसे फल देंगे और पूरे जीवन काल में उनसे मिलने वाले व्यक्ति जातक से वे उनके लिए कितने लाभकारी होंगे, ये सभी हम नवतारा चक्र पद्धति विस्तृत चर्चा, संक्षिप्त और विस्तृत चर्चा प्रस्तुत है। तीसरा भाग नक्षत्र के अनुसार ही चंद्रमा जिस राशि में है स्थायी रूप से और आज जिस राशि में गोचर कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, उसके अनुसार कैसे दिन होने के संकेत हैं राशि के अनुसार। दूसरा भाग नक्षत्र के अनुसार था, तीसरा भाग राशि के अनुसार। चौथा भाग चौघड़ या मुहूर्त। ये एक प्रकार का मुहूर्त होता है जो शुभ और अशुभ पता बताता है आज के दिन का, पूरे 24 घंटे का, यानी आज से सूर्योदय, आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। और यह दैनिक कार्य से लेकर विशेष कार्यों तक सभी के लिए उपयोगी हुआ करते हैं, चाहे वो कार्य पूजा पाठ हो, चाहे दैनिक कार्य हो या पहली बार कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो उसके लिए चौघड़िया उपयोगी होता है। इसकी चर्चा हम चौघड़िया इस प्रस्तुति में करेंगे। पांचवा और अंतिम भाग अंकों के अंत में हम जन्म लेते हैं, अंक हमारे साथ रहते हैं, अंक का हम पीछा करते हैं, अंक के हम भी साथ रहते हैं और अंकों के लिए ही तो सारी भागदौड़ करते हैं, सारा प्रयास करते हैं। ये अंक हमें ऊर्जा देते हैं, अंक हमें पर असंतुलित होने पर थोड़ी समस्या भी देते हैं। इसलिए अंक ज्योतिष पर संक्षिप्त चर्चा कैसे कार्य करते हैं और अंक ज्योतिष के अनुसार विभिन्न मूलांक वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसे होने के सकते हैं। इस प्रकार पांच के प्रस्तुति हमने आपको बताई, सूची बताई और आप कहीं जाएंगे नहीं। हर भाग महत्वपूर्ण है, ज्ञानवर्धक है तथा आपके लिए उपयोगी सिद्ध होने वाला। चलिए चलते हैं प्रस्तुति की तरफ। इसके पूर्ण की प्रस्तुति में चले। पंचांग जो आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक मार्ग है, किंतु उससे बढ़कर पंचांग की उपयोगिता है। पंचांग केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है,
व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। यह आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए पंचांग के जीवन में अहम भूमिका को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के साथ, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके और उनके इस कार्य में, उनके इस प्रयास में हम एक माध्यम बनकर उन्हीं के भाग चलते हैं। अब देर न करते हुए चलिए आपको लेकर चलते हैं पहले भाग। हर भाग महत्वपूर्ण है, याद रहे, हर भाग महत्वपूर्ण है, ज्ञानवर्धक है और आपके लिए उपयोगी होने वाला है। चलिए पहले भाग जाओ। स्वागत है आपका पहले भाग, प्रस्तुति के पहले भाग। आज का दिनांक 29 सितंबर 2025, माह आश्विन, पक्ष शुक्ल, शाखा संवत 1947 विश्व, विक्रम संवत 2082 फलाई और कलयुग का 5126 आज का सूर्योदय 5:41 पर, सूर्यास्त 5:38 पर। टुडे सनराइज एट 5:41 AM, सनसेट एट 5:38 PM। आज का दिशा शुभ पूर्व है, फिर भी अगर इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो आईना देखकर या दूध का सेवन कर यात्रा में शुभ करना। पंचांग के पांचों अंक, वार सोमवार, तिथि अपराह्न 4:31 तक सप्तमी जो पकड़ा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद अष्टमी जो जय तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र कल सुबह तक, कल सुबह, आज नहीं, कल सुबह 6:17 तक मूला नक्षत्र, तत्पश्चात पूर्वाषाढ़। योग देर रात्रि 1:01 तक, सौभाग्य और फिर शोभा। करण अपराह्न 4:31 तक वनिष्ठ और तत्पश्चात कल पूर्व 5:23 तक विष्टि, भद्रा और फिर बव। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त के में जाने के पूर्व भोलेनाथ को याद करते हैं और भोलेनाथ को देखते हैं, भोलेनाथ का वास कहाँ है और सूखता कैसे। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। आज जब तक सप्तमी तिथि है, भोलेनाथ पूजन पर है, जो कि शुभ नहीं है। उसके बाद शमशान में होते हैं अष्टमी तिथि में, वह भी शुभ नहीं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:16 से 12:03 तक, अमृत काल देर रात्रि 11:15 से 1:01 अपराह्न तक, शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:16 से 12:03 तक, अमृत काल देर रात्रि 11:16 से रात्रि के 1:01 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:30 से अपराह्न 2:27 तक, गोधूली विलय संध्या 5:39 से 6:02 संध्या तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:16 से मध्य रात्रि 0:04 तक। अशुभ मुहूर्त में राहु सबसे ज्यादा प्रभावी अशुभ मुहूर्त, राहु काल प्रातः 7:10 से 8:40 तक, गुलिक काल अपराह्न 1:09 से अपराह्न के 2:39 तक, यमगंड दिन के 10:10 से 11:40 तक और वर्ज मुहूर्त दो भागों में। पहला भाग अपराह्न 12:42 से अपराह्न 2:28 तक,
और तत्पश्चात कल भोर में 4:32 से सुबह 6:17 तक। गंडमूल प्रातः 5:40 से 5:41 तक, यानी आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। भद्रा अपराह्न 4:31 से कल सूर्योदय के पहले, यानी 5:23 सुबह तक। ये रहे पंचांग के पांचों ये महत्वपूर्ण हमारे शुभ और अशुभ ओर। आज का भद्रा जो है का वास पाताल में है, जो कि अशुभ है। तो चलिए चलते हैं ग्रहों की आकाशीय स्थिति की ओर, जो स्थानीय समय पटना के प्रातः 5 बजे का है। ग्रहों की आकाशीय स्थिति में चंद्रमा बाल्यावस्था में, शिशुअवस्था में है, और शनिदेव शिशुअवस्था में है, क्योंकि चंद्रमा अभी गोचर जस्ट किए हैं और वो धनु राशि में आए हैं। वहीं शनिदेव वक्री होकर जो है अपना अंश खोते जा रहे हैं, इसलिए वे बाल्यावस्था में है। बृहस्पति देव वृद्धावस्था में है, क्योंकि 18 अक्टूबर से वे राशि परिवर्तन करेंगे, जब मिथुन से वे कर्क राशि में रहेंगे। इस प्रकार ये ग्रहों की आकाशीय स्थिति हुई। राशि के अनुसार यदि देखें तो मित्र राशि में एक ग्रह है, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह, और अपनी ही राशि में एक ग्रह है। वे राशि है ग्रह है बुध देव। राशि के अनुसार यदि शक्ति को देखें तो सूर्य की राशि बुध की राशि में 3 ग्रह, सूर्य की राशि में 2 ग्रह, मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं, और चंद्रमा की राशि में भी कोई ग्रह। जब बृहस्पति देव 1 साल के लिए चंद्रमा की राशि में आएंगे, तब चंद्रमा की राशि में एक ग्रह हो जाए। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखें तो मित्र नक्षत्र में एक ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 3 ग्रह हैं, सम नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, और अपने नक्षत्र में 3 ग्रह। जो अपने नक्षत्र में 3 ग्रह हैं वे हैं बृहस्पति देव, शुक्र देव और शनि देव। बुध, सूर्य और बुध दो ऐसे ग्रह हैं जो स्वतंत्र ग्रह हैं। बृहस्पति देव और शुक्र देव के नक्षत्र में दो दो ग्रह हैं, और सूर्य बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। किसी भी ग्रह का नक्षत्र या राशि परिवर्तन नहीं है, और आज किसी भी राशि ग्रह का भी राशि जो किसी भी ग्रह का आज गोचर दूसरे राशि में नहीं। तो चलिए, आज राशि परिवर्तन नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको दूसरे भाग में ले चलते हैं, जो कि नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। यह मूलतः ताराबलम कहलाता है। ताराबलम आपके समक्ष जो सामने प्रस्तुत है, उसमें ताराबलम के नीचे जो वर्टिकल रोज है, उसमें जो नक्षत्रों के नाम है, जन्म कुंडली में स्थायी रूप से चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उससे संबंध रखता है। उसके बाद ताराबलम के समक्ष जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है, उसमें जो नक्षत्र के नाम है वह चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर करेंगे वह दर्शाता है। और कुल 9 स्थितियां बनती है आज का तारा के बारे में। ताराबलम के अनुसार जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यय, साधक, मैथनी, मित्र और अतिमित्र। इसमें संपत, क्षेम, साधक, मित्र और अतिमित्र शुभकारी होते हैं। जन्म, विपत, प्रत्यय और नैथनी अशुभकारी होते पीड़ादायक। और इन सभी की पीड़ा या शुभता जैसे जैसे इनकी क्रम संख्या बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ता है। उदाहरण स्वरूप
संपत्ति, अगर शुभकारी ने देखे तो संपत्ति, उसके बाद उसे शक्तिशाली ज्यादा क्षेम, फिर साधक, और फिर मित्र और अतिथि। उसी तरह से जन्म, उसके बाद विपत, असुरता में जन्म, विपत, प्रत्यरी और नैधन। जब भी जन्म, विपत, प्रत्यरी और नैधन्य में ताराज का पड़े किसी भी जातक का, किसी भी जन्म नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए, यदि आपका आज का तारा जन्म, विपत, प्रत्यरी और नैधन्य में पड़ रहा है, तो आप इस बात को सावधानी रखें कि आज कोई भी विशेष कार्य न करें, कार्यारंभ विशेष भी नहीं करें, और साथ ही साथ अपने दैनिक कार्य में सावधानी बरतें। किसी के द्वारा सुझाए गए या हमारे द्वारा सुझाए गए उपाय देखकर जोखिम न ले, क्योंकि शुभता आपको सुनिश्चित करनी है, और इस हेतु इंतजार करें अगले पल का, अगले शुभ मुहूर्त का, शुभ तारा का। तो विस्तृत चर्चा हम पुनः करेंगे। यह नौ तारा चक्र पद्धति मूलतः, ये तारा बलम मूलतः नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। और नौ तारा चक्र पद्धति का जो मूल सिद्धांत है वह यह है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते, नक्षत्र अपना फल देते हैं। फिर समस्या उठती है कि आखिर कैसे जाना जाए कि किस कौन से ग्रह किस नक्षत्र के फल देंगे, कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे, और कैसे देंगे। तो क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं, ग्रह 9 ही होते हैं, इनको ग्रहों से कैसे जोड़ा जाए, इसलिए यह प्रक्रिया अपनाई गई कि 27 नक्षत्रों को 3 भागों में बांटा गया। 9 नक्षत्र का समूह बना करके 3 श्रेणियों में रखी गई। पहला से 9वां, दूसरा में 10वां से 18वां, तीसरा में 19वां से 27वां नक्षत्र, और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और इन नक्षत्रों को के साथ, इन ग्रहों के साथ नक्षत्रों को जोड़ा गया। यानी पहला नक्षत्र पहले भाग में से, दूसरे में भाग में से पहला नक्षत्र 10वां नक्षत्र हुआ, और तीसरे भाग में से पहला नक्षत्र 19वां नक्षत्र हुआ। यानी पहला, 10वां, 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को मिला, पहला ग्रह। उसी क्रम में दूसरा, 11वां, 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव को गया। तीसरा, 12वां, 21वां का स्वामित्व सूर्यदेव को गया। चौथा, 13वां और 22वां का स्वामित्व चंद्रदेव को। पांचवा, 14वां और 23वां मंगल को। छठा, 15वां और 24वां राहुदेव को। सातवां, 16वां और 25वां बृहस्पति देव को। आठवां, 17वां और 26वां शनिदेव को। नौवां, 18वां और 27वां बुधदेव को। और इस प्रकार सूची है इस राशि बनी। अब आप देखें सभी ग्रहों के समक्ष नक्षत्र के नाम भी। अब मुख्य काम है तो इसको फलित कैसे करें। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में है जन्म कुंडली में, आप उसे पकड़े और वही ग्रह आपके लिए पहला ग्रह हो। जिस जातक का जहां नक्षत्र में जन्म हुआ है, अपने ग्रह को पकड़े और ग्रह को पकड़कर पहला ग्रह गिनती करें। पहला ग्रह जो होता है निश्चित फल देंगे, जिसे जन्म तारा में रखा जाता है। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां ये शुभकारी होते हैं। और फिर पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां यह शुभकारी होते हैं। अब आप ये खुद बताएं कि आपको जब पता चल गया कि ये ग्रह हमारे लिए शुभकारी है, ये ग्रह शुभकारी है, फिर दशा महादशा का कैसा फल होगा क्या हम नहीं जान सकते, और उसके अनुसार हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार नहीं कर सकते। शुभ ग्रहों की दशा महादशा में हम शुभ कार्य का निष्पादन कर सकते हैं योजनाबद्ध तरीके से। उसी तरह से अशुभ ग्रहों की स्थिति में हम अपने आप को अशुभ तक का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रखते हैं कि यह शुभ समय आने वाला, और यह हमारे लिए अचानक नहीं होता,
अशुभ का के लिए मानसिक रूप से जब तैयार रहते हैं तो फिर हमें पीड़ा कम होती है, और मान यह अंततोगत्वा हमारे जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ग्रह जन्म कुंडली में ग्रह कितने भी अच्छे बैठे हो, लेकिन यहाँ अगर पीड़ादायक है, नैधनी में बैठे हुए हैं, तो फिर सुफल कहां से देंगे। उसी तरह से मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म कुंडली में हम वह कौन सा काम करे, जन्म कुंडली के अनुसार कौन सा काम करे जो उसके लिए संपत्ति कारक हो, तो संपत्ति जो ग्रह है वह देखें जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, उस ग्रह से संबंधित, उस भाव से संबंधित, उस राशि से संबंधित कार्य करें तो उत्तर के चांस सबसे ज्यादा है। ग्रह को मुख्य रूप से अपनाएं और तब संपत्ति के कारक हो सकते हैं। इसी तरह जन्म को हम पूरे आजीवन जन्म से मृत्यु तक विभिन्न लोगों से मिलते हैं। कोई हमें धोखा दे जाते, कोई हमें पीड़ा दे जाते, कोई लाभदायक होते हैं। जब भी हम बिजनेस पार्टनरशिप करें, यदि वह व्यक्ति हमारे संपर्क ग्रह में आता हो, उसका नक्षत्र हमारे नक्षत्र, कहीं उसका नक्षत्र यदि हमारे लिए संपर्क से आता हो, फिर हमारे लिए लाभदायक होगा। उदाहरण स्वरूप, यदि हम एक उदाहरण दे रहे हैं, यदि शुक्र के नक्षत्र में जन्म हुआ है तो सूर्य के नक्षत्र में जन्मे जातक जो भी होंगे, शुक्र के जातक के लिए संपत्ति के कारक होंगे। और जब संपत्ति के कारक बनेंगे तो वो वह जातक के लिए, जो जातक जिस जातक के साथ पार्टनरशिप होना है, वह सूर्य में जन्मा है, शुक्र वाला क्या होगा, अति मित्र होगा। और इस तरह से आप ये देखें। अब एक और उदाहरण देते हैं। शुक्र के जन्मे जातक के लिए केतु देव, हमने ये से शुक्र का उदाहरण लिया था। शुक्र के जन्मे जातक के लिए केतु देव अति मित्र में, बुध देव मित्र में। अब आप बता दें कि बुध देव के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए मित्र हो सकते हैं, उनके लिए हम क्या होंगे। तो बुध देव से यदि गणना की जाएगी तो शुक्र देव जो हम है वह विपद के कारण है, क्योंकि तीसरा ग्रह हो गया। और इस प्रकार इसी तरह से गणना की जा सकती है। और यही वजह है कि कोई व्यक्ति जिसको खूब चाहते हो वह हमारे लिए समस्या का कारण। तो इस तरह से हम सभी के बारे में जान सकते हैं और सभी स्थितियों के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं। यही नवतारा चक्र पद्धति की अद्भुत पद्धति और यही पहचान है। नवतारा चक्र पद्धति बहुत ही उपयोगी, सटीक और काफी अपने आप को आगे भविष्य बताने वाला, शुभता और अशुभता की स्थिति बताने वाला, जातक किसी भी जातक के आपस के संबंध को बताने वाला, ये सारी चीजें इसमें मूल रहस्य है। इसलिए नवतारा चक्र पद्धति की जो उपयोगिता है काफी, और इसी के उपयोगिता को देखते हुए हमने अलग से नवतारा चक्र पद्धति पर यूट्यूब में वीडियो रखा है, जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी कुंडली रखी है। नवतारा चक्र पद्धति से प्रमाणित करने का प्रयास किया कि आपस के संबंध इनके कैसे थे। जो संबंध थे ये सभी के जीवा पर है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। इतिहास के पन्नों के साथ साथ जीवा पर, ये मन मस्तिष्क में है। फिर नवतारा चक्र पद्धति से जब हम प्रमाणित करते हैं, उसे उसी रास्ते पर जाते हैं और उसके करीब पहुंचते हैं, तो यह प्रमाणित होता है कि नवतारा चक्र पद्धति की उपयोगिता काफी। तो चलिए आज नवतारा चक्र पद्धति पर इतना ही, फिर कभी और चर्चा करेंगे या विशेष प्रस्तुति में चर्चा करेंगे। अब चलते हैं आज के ताराबलम। आज का ताराबलम जो है अद्भुत है, क्योंकि 6:17 तक कल सुबह तक मूला नक्षत्र रहेंगे। यानी कल के सूर्योदय के बाद की चर्चा कल के पंचांग में होगी।
और कल के सूर्योदय के बाद 6:17 के बाद वे पूर्वाषाढ़ में चंद्रमा नक्षत्र में जाएंगे, तो उनकी चर्चा हम कल करेंगे। लेकिन 6:17 के पहले तक चंद्रमा मूला नक्षत्र में है। और मूला नक्षत्र यदि आप कहें तो भरणी, उदाहरण स्वरूप भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए अति मित्र है। वही आप देखें, यदि किसी जातक का जन्म चंद्रमा के नक्षत्र में हुआ है, यानी रोहिणी, हस्ता या श्रवण में हुआ है, तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मूला नक्षत्र उनके लिए नैधन्य है और आज लंबी अवधि तक मूला नक्षत्र रहने जा रहा है। तो जो जातक अश्विनी, माघा, मूला नक्षत्र में जन्मे हो, रोहिणी, हस्ता, श्रवण नक्षत्र में जन्मे हो, आद्रा, स्वाति, शतभिषा नक्षत्र में जन्मे हो, और पौष, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हो, उनके लिए इस पर सावधान रहने की जरूरत है। केतु के नक्षत्र में जन्मे जातक, चंद्रमा के नक्षत्र में जन्मे जातक, राहु के नक्षत्र में जन्मे जातक और शनि के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज सावधान रहने की। इन्हीं शब्दों के साथ आप उपाय के तौर पर पुनः बता दें, जिसे हमने आरंभ में कहा था कि उपाय कुछ भी न करें, सावधानी बरतें और अब अपने शुभ कार्यों को कुछ देर के लिए टालें। आज के लिए कल 6:17 के बाद आपकी स्थिति कुछ अच्छी बनेगी। जिनका आज का तारा जन्म निर्धन या विपद में है, उनके लिए संकेत, उनके लिए संदेश। जानकारी हेतु विभिन्न तारा का जो फल है, या जानकारी हेतु आप केवल यह जान सकते हैं कि अगर तारा जन्म में पड़े तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान ऐसा कहा जाता है, होने से उपाय उसका परिहार होता है। विपद में पड़ने से गुड़ का दान, कृत्रिम पर्दे से नमक का दान, और नैधन्य है तो गुड़ को त्याग जरूरी है, फिर भी मजबूरी हुई तो तिल सहित सोन का दान, यह कहा गया है। किंतु प्रैक्टिकल में अभी तक कोई भी ऐसा कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए जोखिम न है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं आज के राशि के अनुसार चंद्रमा कैसा फल देंगे। तो राशि के अनुसार इसे चंद्र बलम कहते हैं। आज राशि का गोचर नहीं है, चंद्रमा धनु राशि में आ चुके हैं और धनु राशि में आकर अग्नि की राशि में है। इसलिए मिथुन, कर्क, तुला, धनु और कुंभ और मीन राशि के जातक के लिए आज के दिन शुभता के संकेत मिल रहे हैं। तेज राशि वाले जातक का सावधान रहे, इष्ट देव का ध्यान धरें और वाहन चलाते समय दैनिक कार्यों में सावधानी बरतें ताकि कोई अशुभता न हो। फलित इसे चंद्रमा अपनी चंद्र राशि के अनुसार देखें, लगन या सूर्य की राशि के अनुसार नहीं। इसे चंद्र बलम कहते हैं। तो चलिए तीसरे भाग में आपको ले चलते हैं, चौथे भाग में ले चलते हैं, चौघड़िया मुहूर्त। चौघड़िया मुहूर्त एक प्रकार का मुहूर्त है जो कि शुभ और अशुभ समय दर्शाता है। किसी भी शुभ को कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और किसी भी कार्य, पूजा पाठ आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है, या पहले बार कोई काम करने जा रहे हैं तो भी इसका उपयोग किया जाता है। यह काफी उपयोगी है, इसलिए यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहे तो कम से कम इसे जरूर देखना चाहिए। इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में रखा, पोस्ट करके रखा। संक्षेप में बता दें, कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, लेकिन सप्ताह के दिन साथी होते हैं, इसलिए साथी चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया वो होता है जो प्रातः पहले का चौघड़िया होता है। दिन का पहला चौघड़िया जो होता है वही अंतिम चौघड़िया हुआ करता है। रात का पहला चौघड़िया होता है वह रात के अंतिम का भी चौघड़िया होता है, यानी दिन का 8 चौघड़िया, रात के 8 चौघड़िया। इस तरह प्रत्येक चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हुआ और हर साप्ताहिक दिन का एक शासक ग्रह कोई न कोई होते हैं, इसलिए हर चौघड़िया का संबंध शासक ग्रहों से हुआ। और ये शासक ग्रह कोई विभिन्न विशेष कार्य के लिए उपयोगी हुआ करते हैं, विशेष प्रयोजन के लिए उपयोगी हुआ करते हैं। तो दैनिक कार्यों के अलावा ये सभी चौघड़िया विशेष कार्यों के लिए भी उपयोगी, जिसकी सूची आपके समक्ष। जब भी हम चौघड़िया का उपयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित कर लें कि कोई भी चौघड़िया, दिन का जो चौघड़िया होता है वह राहु काल, काल बेला और वार बेला से ग्रसित हो सकता है।
और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से। ऐसी स्थिति में जब भी अशुद्धता से अतिव्याप्त हो कोई चौघड़िया तो उसका त्याग करना चाहिए, उसे उपयोग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि शुभता तो अशुभता की संभावना ज्यादा होती है। और हम कोई भी कार्य करते हैं अशुभता के उद्देश्य से नहीं, बल्कि शुभता के उद्देश्य से। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया कैसा है। आज का चौघड़िया यदि देखें तो आज का दिन सोमवार है, चंद्रमा का दिन है। अमृत चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है। अमृत चौघड़िया किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। तो आज का दिन का चौघड़िया अमृत चौघड़िया से आरंभ, अमृत चौघड़िया से समाप्त। काल चौघड़िया काल बेला और राहु काल दोनों से ग्रसित है। और लाभ चौघड़िया जो अपराह्न 2:39 से 4:09 तक है, यह वार बेला से ग्रसित है। रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया जो रात्रि के 10:09 से 11:40 तक है, वह काल रात्रि से ग्रसित है। इस प्रकार ये जो तीन चौघड़िया है अशुभता से अधिव्याप्त है, इनका उपयोग करने में बस सावधानी रहना चाहिए, इन्हें त्याग करते वो बेहतर है। अब आपको चौथे भाग से हम ले चलते हैं पांचवें भाग में। पांचवा भाग अंक ज्योतिष से संबंध रखता है। थोड़ी सी परिचर्चा अंक ज्योतिष पर, क्योंकि अंक हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करते हैं। हम अंकों के अंक में जन्म लेते हैं, अंकों के साथ ही रहते हैं, अंकों के पीछे हम भागते हैं, अंक हमारे पीछे भागते हैं। कुछ अंक हमारे लिए बहुत ही सुख फलदायी होते हैं, कुछ अंक हमें हमें कुछ परेशानी भी डाल देते हैं। कैसे पहचाने वैसे अंकों को, तो चलिए संक्षिप्त परिचय। अंक ज्योतिष में एकल अंक पर ही हम काम करते हैं, एकल अंक ही उसमें उपयोग होता है। इसलिए जब भी कंपाउंड नंबर कोई आता है एक से अधिक अंकों वाला, तो उसको जोड़कर हम एकल अंक में परिवर्तित कर लेते हैं। और ये एकल अंक 1 से 9 तक होते हैं। शून्य की वो गणना में नहीं दी जाती है, क्योंकि वह अनिश्चितता को दर्शाता है। एकल अंक में 1 से 9 तक भी देखें तो पांचवा अंक ऐसा होता है जो मध्य का अंक है, दोनों को संतुलित करता है। पहले भाग को 5 से पहले भाग के अंकों को, और 5 से बाद के अंक, और इन्हें संतुलित करता है। इस प्रकार यदि कहें तो 1 से 9 तक जो अंक है उनके शासक ग्रह अलग अलग है। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5वां का बुध, 6वां का शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि, 9वां का मंगल। और इन अंकों को 1 से 9 के अंकों को विशेष नाम से भी जाना जाता है अंकों की दुनिया में। एक को राजा या सरकार से, 2 को रानी या पार्टनर से, डिप्लोमेट से, 3 को गुरु या सलाहकार से, चौथा 4 को शरारती तत्वों से या नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्ति से, 7वां को धर्मगुरु या ऐसे व्यक्ति जिसको किसी भी घटना का पूर्वाभास हो, भविष्य में घटने वाली घटना को पूर्व का पूर्वाभास हो, वैसे लोगों से। 8 को का अधीनस्थ 8 को अधीनस्थ से या नीचे तबके के लोग जो हमारे हैं, नौकर चाकर हैं, और न्यायाधीश न्यायालय से। 9 को सेनापति, पुलिस, डॉक्टर, पुलिस, इन नामों से इनको जाना जाता और पहचाना जाता है। अब अंक ज्योतिष में ईश्वर द्वारा हमें, तो हमारे पास 2 अंक होते हैं, एक ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक, दूसरा हमारे द्वारा प्रदत्त अंक। ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक जो सबसे पहला अंक होता है वह होता है जन्म तिथि के रूप में, जिसमें तिथि, माह और वर्ष हुआ करते हैं। यह तिथि, माह और वर्ष हमारे लिए पूरे जीवन भर स्थिर रहते हैं, और कुछ न कुछ इसी में सुखकारी होते हैं और परेशानी भी डालते हैं। जब भी अंक ज्योतिष का एक नियम है कि जब भी 1 से ज्यादा अंक होंगे तो उसे हम परिवर्तित करेंगे एक अंक। तिथि को एक अंक में परिवर्तित करते हैं तो वह मूलांक बनता है, ड्राइवर कहलाता है। और भाग्यांक को तिथि, माह और वर्ष को जब जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं तो भाग्यांक कहलाता है। और मूलांक और भाग्यांक जिस तरह से कंडक्टर भी भाग्यांक को कहते हैं, जिस तरह बस को चलाने के लिए ड्राइवर और कंडक्टर का आपस में तालमेल अच्छा होना अत्यावश्यक है, उसी तरह जीवन के बस को चलाने के लिए ड्राइवर और कंडक्टर जो होते हैं, ये दोनों का आपस का तालमेल बहुत अच्छा होना चाहिए। 2 और 7 आपस में शत्रुता यदि रखेंगे, मान लीजिए ये से इस जातक के लिए जिनका जन्म 29/9/1958 है, तो उसके लिए यह परेशानी का विषय बनता है।
इसलिए हम इसको हमें जोड़ कर देखते हैं। साथ ही साथ या जन्म तिथि में या तिथि के गणना के क्रम में यदि हमें 11, 22, 33 अंक मिलते हैं, इसका मतलब यह मास्टर अंक यह है और यह पूर्ण जन्म से संबंध रखता है। उसी तरह से 13, 16, 13, 14, 16, 19 अंक यदि हमें किसी भी रूप में मिलता है तो यह हमें पूर्व जन्म के ऋण का भी कुछ कार्मिक ऋण जिसको बोलते हैं, वह कार्मिक ऋण से संबंध रखता है। यह हमें कुछ कार्य करने को बताता है कि कैसे कार्य करना चाहिए, कुछ चैलेंजेस लेकर आता है, कुछ चुनौती लेकर आता है। उस चुनौती का सामना कैसे करें, यह अलग विषय है। संक्षेप में जाने कि यह चुनौती भरा अंक होता है और चुनौती देता है। अब इससे और भी अंक निकलते हैं, जो भी अंक इससे और भी निकलेंगे, जैसे उदाहरण के लिए एंजल नंबर निकलता है, फिर हमारे पर्सनालिटी नंबर निकलते हैं, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन जो भी अंक निकलते हैं इससे, जन्म तिथि से, क्योंकि ईश्वर द्वारा प्रदत्त ये गिफ्टेड अंक है, उपहार के तौर पर हमें यही अंक मिले। तो हमें 30 तारीख क्यों नहीं मिला, हमें 29 तारीख की क्यों मिला? तो ऐसे व्यक्ति का को ईश्वर द्वारा प्रदत्त ऐसे अंक मिले जो इनके लिए इसी रूप में चैलेंजेस भी, चुनौती भी स्वीकार करनी है, कुछ कार्य करना। अब प्रश्न उठता है कि डायनेमिक फेज को ठीक कैसे किया जाए, और तब उपयोग आता है डायनेमिक अंक का जो हम बनाते हैं। और हमारा पहला अंक जो बनता है, जो सबसे ज्यादा लंबा, सबसे ज्यादा समय तक के लिए ऊर्जा देता है, लंबे समय के लिए, आजीवन कहें, वह है नामांक। आप आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि नामांक में नाम का अंक कैसे हुआ। जी हाँ, नाम में अक्षर प्रयुक्त होते हैं और ये अक्षर ही हमारे लिए, हर अक्षर का अंकीय मूल्य होता है। और ये जो अंकीय मूल्य होता है यही हमारे लिए नामांक का काम करते हैं, क्योंकि जो नाम के अक्षर है उनसे उनको हम अंकीय मूल्यों से परिवर्तित करते हैं, जोड़ते हैं और फिर एकल अंक पर परिवर्तित करते हैं। और यह हम सुनिश्चित करते हैं कि नाम, जो हमारा ड्राइवर और कंडक्टर है, वह नाम के पहले अक्षर का जो अंक है और या नामांक, इनका शत्रु नहीं होना चाहिए। अब हम आप जानना चाहेंगे, जैसे उदाहरण के लिए यदि मूलांक 2 है, भाग्यांक 7 है, तो जो जातक का जो नाम का पहला अक्षर टी होता है, वह मूलांक और भाग्यांक यानी ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु नहीं हो। साथ ही साथ जो जोग कर करके हमने कलर परिवर्तित किए हैं, इस तापस पाल के संबंध में, जो बंगाली एक्टर है, उनकी जन्म तिथि आज है। और उनके लिए यदि आप देखें तो उनका 8 अंक नामांक बनता है, 4 अंक उनका जो है नाम के पहले अक्षर का अंक होता है। अब आप जानना चाहेंगे कि शत्रु अंक होते का कैसे है, कैसे पहचाने। जी हाँ, उसकी सूची आपको जिज्ञासा बढ़ी होगी वह सूची देखने की। तो लीजिए, आपके समक्ष वह सूची प्रस्तुत है। एक अंक का शत्रु 8 होता है, 2 का 4, 6, 8, 9 होता है, 3 का 6 होता है, 4 का 8, 9, 4, 2 होता है, 5 का कोई अंक भी शत्रु नहीं होता, 6 का 3, 9, 7 का 7, 9, 3, 8 का 1, 2, 9, 4, 8 और 9 का 6, 4, 2, 8। अब आप देखें, दो के लिए, मूलांक 2 के लिए नाम का पहला अक्षर 4 कैसा बोल रहा, शत्रु। इन जातक का जिनका जन्म 29/9/1958 को हुआ, उस जातक का जन्म आप देखें कैसे, क्या बता रहा है। नाम का पहला अक्षर शत्रु अंक हो गया, नामांक शत्रु अंक पे चला गया, कैसे अच्छा फल मिलेगा। उसी तरह से यदि भाग्यांक को देखें, 7 भाग्यांक है इनका। 7 जो है, 2 और 7 का संबंध सही अच्छे संबंध है, किंतु यहाँ पर 7 भाग्यांक से वैसा कोई संबंध शत्रुता का नहीं निकल कर रहा। इसी तरह से दूसरी सूची आपके समक्ष प्रस्तुत है कि नाम का पहला अक्षर, मूलांक और भाग्यांक को देखें, और वैसे जातक का उनको नाम का पहला अक्षर ये अक्षर नहीं होना चाहिए। जैसे जातक का जन्म 2 तारीख को हुआ, 2 मूलांक है इनका, तो इनका नाम का पहला अक्षर टी, एम, टी, यू, भी, डब्ल्यू, एफ, पी नहीं होना चाहिए, टी से है, इसलिए शत्रुता बन है। इसलिए नामांक ऐसा होना चाहिए जो दोनों का सत, दोनों का मित्र हो, ताकि जीवन का बस के स्पीड जो है
वो ज्यादा अच्छा। और इसलिए यह सूची आपके समक्ष इसलिए भी प्रस्तुत रखी है क्योंकि मेरा लक्ष्य घर घर अंक ज्योतिषी हो, ताकि हर नवजात शिशु का, हर व्यक्ति का कौन सा अंग बैलेंस हो रहा है, असंतुलित है, उसे पहचाना जा सके और नवजात शिशु का नाम ऐसा रखें ताकि वह जीवन भर उसके लिए कारगर, और भविष्य में जो भी उसके लिए अंक बनाए जाए, उपलब्ध जो भी अंक रहे, जैसे गाड़ी का संख्या आपको लेना, गाड़ी का अंक लेना है, मोबाइल लेना है, ऐसे अंक लें जो संतुलित करें अंक को। इन्हीं शब्दों से एक साथ आज का दिन कैसा होगा हम आपको ले चलते हैं। आशा करते हैं कि यह आपके लिए उपयोगी रहा होगा। फिर चर्चा विस्तार से कभी दूसरे प्रस्तुति में या कोई क्लास हम आयोजित जल्दी से करने वाले हैं उसमें करें। अब चलते हैं आपके लिए को लेकर आज का अंक क्या होगा। आज का अंक ये कहता है मूलांक और भाग्यांक के संबंध में हमने पहले भी बताया था। सितंबर 2025 मास में जो भी जातक जन्म लेंगे उनका मूलांक और भाग्यांक एक ही होगा। तो आज का 29/9/2025 दिन बनता है और इसका मूलांक और भाग्यांक एक ही है, 2 और 2। और 2 का संबंध बहुत कम लोगों से अच्छा है। आप कहें 1 के साथ बहुत अच्छा और शेष के साथ उत्तमता है और कहीं तटस्थता भी। 6 के जैसे उदाहरण का 2 और 6 का संबंध तटस्थता का है, 2 और 5 अच्छे संबंध में है, 2 का 2 के साथ अच्छा संबंध में है, 3 के 3 के साथ अच्छे संबंध। हमने पिछली प्रस्तुति में आपको यह भूल गए कि कुछ अंक ऐसे हैं जो कि ये अपने ही शत्रु हैं। आप ये देखें, कुछ अंक ऐसे हैं जो अपने ही शत्रु हैं, यानी 4 खुद 4 का शत्रु है, 7 7 का शत्रु है, 8 8 का शत्रु है, 9 9 का शत्रु। इसे आप ध्यान से इसको समझने का प्रयास करें। और आज का दिन का मूलांक यदि हम देखें तो 2, आज का जो मूलांक का भाग्यांक 2 बनता है और भाग्यांक 2 का विभिन्न मूलांक वालों जातकों से कहें 1 10 19 28 तारीख को जन्मे जातक, 2 11 20 29 को जन्मे जातक, 3 12 21 30 को जन्मे जातक, 5 14 23 को जन्मे जातक और 6 15 24 को जन्मे जातक के लिए आज शुभ तक हो सकते हैं। वही यदि हम कहें कि 4 12 13 22 21 को जन्मे जातक, 7 16 25 को जन्मे जातक, 8 17 26 को जन्मे जातक सावधान, क्योंकि दोनों में तालमेल की कमी है। इन्हीं शब्दों के साथ दैनिक कार्यों में सावधानी रखें, वाद विवाद से दूर रहें और वाहन चलाते समय सावधानी करें। इस प्रकार हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होने को है। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि हर भाग आपके लिए उपयोगी रहा होगा, ज्ञानवर्धक रहा होगा। और इसी के साथ हम प्रस्तुति को यहाँ विराम दें। इसके पूर्व यदि पहली बार आप हमारी प्रस्तुति को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को भी दबा लें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक मिल सके, पहुंच सके और आप उसे लाभान्वित। इन्हीं प्रस्तुतियों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। यदि आप सभी से अनुरोध करते हैं कि इसे साझा करें अपने मित्रों परिजनों शुभेच्छुओं के संग ताकि वे भी लाभान्वित हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज यहीं पर विराम देते हैं। जय माता दी।